1984 से मैं करोड़ों कमा रहा हूँ और सिर्फ इसलिए कमा रहा हूँ क्योंकि स्कूल सिस्टम यह नहीं सिखाता जो मैं सीख रहा हूँ। स्कूल में ज़्यादातर शिक्षक भाषण देते हैं। अपने छात्र जीवन में मुझे भाषणों से चिढ़ थी। मुझे बहुत जल्दी बोरियत हो जाती थी और मेरा दिमाग इधर उधर भटकने लगता था। 1984 में मैंने खेल खेल में शिक्षा देना शुरू किया। मैंने व्यावसायिक विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया कि वे इन खेलों को ज्ञान बढ़ाने के इस पहलू से देखें कि वे क्या जानते हैं और उन्हें क्या सीखना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस खेल से आदमी के व्यवहार पर भी प्रकाश पड़ता है। यह एक तत्कालिक फीडबैक सिस्टम भी है। टीचर लेक्चर दे, इसके बजाय खेल एक व्यक्तिगत लेक्चर बन जाता है जो आपके लिए ही बनाया गया है। उस महिला के मित्र ने बाद में मुझे पूरी बात बताने के लिए फ़ोन किया। उसने कहा कि उसकी मित्र अब शांत है। शांत होने के बाद उसने खेल और अपने जीवन के बीच कुछ आपसी संबंध भी महसूस किए हैं। हालांकि उसके और उसके पति के पास नाव नहीं थी, परंतु उनके पास बाकी सब चीज़ें थी। वह अपने तत्काल में बहुत नाराज़ थी। उसका पति एक कम उम्र की महिला के साथ भाग गया था और 20 साल वैवाहिक जीवन के बाद उनके पास दौलत के नाम पर बहुत कम सामान था। उनके बीच बांटने के लिए लगभग कुछ भी नहीं था। 20 साल की उनकी शादीशुदा ज़िंदगी में मज़ा बहुत आया था, परंतु उन्होंने केवल डूडल ही इकट्ठे किए थे। उसने यह महसूस किया कि आंकड़ों पर उसका गुस्सा इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट पर इसलिए था क्योंकि वह उन्हें समझ नहीं पा रही थी। उसका यह मानना था कि पैसे धेले का हिसाब किताब रखना पुरुष का काम है। वह घर संभालती थी और उसका पति पैसों को संभालता था। उसे अब यह पक्का भरोसा हो चुका था कि उनकी शादी के आखिरी 5 सालों में उसके पति ने उससे पैसे छुपाए थे। वह इस बात पर खुद से ज़्यादा नाराज़ थी कि उसे यह पता नहीं चला था कि पैसे कहाँ गया है और यह भी नहीं पता चला कि उसका किसी दूसरी औरत के साथ संबंध बन चुका है। बोर्ड गेम की तरह दुनिया भी तत्काल फीडबैक देती है। अगर हम ज़्यादा ध्यान दें तो हम ज़्यादा सीख सकते हैं। कुछ समय पहले की बात है। मैंने अपने पत्नी से कहा कि धोबी ने मेरे पैंट को सिकोड़ दिया है। मेरी पत्नी धीमे से मुस्कुराई और उसने मेरे पेट में उंगली गड़ाते हुए मुझे बताया कि पैंट नहीं सिकुड़ा है, बल्कि कोई और चीज़ फैल गई है। कैश फ्लो नामक यह खेल हर खिलाड़ी को व्यक्तिगत फीडबैक देने के हिसाब से तैयार किया गया है। इसका लक्ष्य आपको विकल्प प्रदान करना है। अगर आप नाव वाला कार्ड निकालते हैं और यह आपको कर्ज में डाल देता है, तो सवाल यह उठता है, अब आप क्या कर सकते हैं? आपके पास कितने फाइनेंशियल विकल्प मौजूद हैं? यह खेल का लक्ष्य है, खिलाड़ियों को सोचना सिखाना ताकि वे नए और बहुत से नए फाइनेंशियल विकल्प बना सकें। मैंने 1000 से ज़्यादा लोगों को यह खेल खेलते देखा है। वे लोग इस खेल के ही चूहा दौड़ से सबसे ज़्यादा जल्दी निकल जाते हैं। उन्होंने अंकों की समझ होती है और उनके पास रचनात्मक फाइनेंशियल दिमाग होता है। वे बहुत से फाइनेंशियल विकल्पों को देख सकते हैं। जिन लोगों को सबसे ज़्यादा समय लगता है वे ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने अंकों की समझ नहीं होती, जिन्हें प्राय निवेश की ताकत का एहसास नहीं होता। अमीर लोग प्राय रचनात्मक होते हैं और सोच समझकर खतरे उठाते हैं। कैश फ्लो वाले ऐसे कई भी लोग होते हैं जो इस खेल में बहुत सा पैसा तक कमा लेते हैं, परंतु उन्हें यह नहीं पता होता कि वे इस पैसे का क्या करें। उनमें से ज़्यादातर असली ज़िंदगी की आर्थिक रूप से सफल नहीं होते। हर कोई उनसे आगे निकलना चाहता है, इस तथ्य के बावजूद कि उनके पास पैसा होता है, और यही असली ज़िंदगी में भी होता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास बहुत सा पैसा होता है और फिर भी वे आर्थिक रूप से आगे नहीं बढ़ पाते। अपने विकल्पों को सीमित कर लेना पुराने विचारों को से चिपके रहने की तरह है। हाई स्कूल के समय का मेरा एक दोस्त अभी 3 नौकरियां कर रहा है। 20 साल पहले वह मेरे सहपाठियों से सबसे अमीर हुआ करता था। जब स्थानीय शुगर प्लांट बंद हुआ तो वह जिस कंपनी के लिए काम करता था वह भी बंद हो गई। उसके दिमाग में केवल एक विकल्प था और वह पुराना विकल्प था, कड़ी मेहनत करो। समस्या यह थी कि उसे कोई बराबरी नहीं नौकरी मिल पाई जो पुरानी कंपनी में उसकी वरिष्ठता को माने। इसका परिणाम यह हुआ कि वह अभी जो काम कर रहा है वह उसकी योग्यता के बहुत नीचे से काम है और इसलिए उनकी तनख्वाह कम है। उसे ज़िंदा रहने के लिए जितना पैसा चाहिए उतना कमाने के लिए उसे 3 नौकरियां करनी पड़ रही हैं। मैंने कैश फ्लो खेलने वाले लोगों से यह शिकायत करते सुना कि यह सही मौका देने वालों और कार्ड उनके पास नहीं आ रहे हैं, इसलिए वे जहाँ के तहाँ बैठे रहते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो असली ज़िंदगी में भी ऐसा नहीं करते हैं।
वे बैठकर सही मौके का इंतज़ार करते हैं। मैंने लोगों को सही मौके वाले कार्ड का इंतज़ार करते देखा है और फिर उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं होता। फिर वे यह शिकायत करते हैं कि अगर उनके पास ज़्यादा पैसा होता तो वह चूहा दौड़ से बाहर निकल सकते थे, इसलिए वे वहीं बैठे रहते हैं। और असली ज़िंदगी में भी ऐसे लोगों को जानता हूँ जो यही करते हैं। वे महान अफसर देखते हैं परंतु उनके पास पैसा नहीं होता। और मैं देखता हूँ कि लोग एक महान अफसर वाले कार्ड को खींचते हैं और ज़ोर से पढ़ते हैं और उन्हें यह पता ही नहीं होता कि क्या एक महान अफसर है। उनके पास पैसा भी होता है, समय भी सही होता है, कार्ड भी होता है, परंतु अफसर को नहीं देख पाते। यह देखने में वे असफल हो जाते हैं। चूहा दौड़ से बच निकलने के लिए यह किस तरह उनकी फाइनेंशियल योजना में फिट होता है। और मेरी राय में इस तरह के लोग दूसरी सभी तरह के लोगों से ज़्यादा संख्या में होते हैं। ज़्यादातर लोगों को ज़िंदगी में एक बार मिलने वाला सुनहरी अवसर, और मेरी राय में इस तरह के लोग दूसरे सभी तरह के लोगों से ज़्यादा संख्या में होते हैं। ज़्यादातर लोगों को ज़िंदगी में एक बार मिलने वाला सुनहरी अवसर उनके सामने पड़ा हुआ मिलता है, परंतु वे ऐसा उसे नहीं देख पा सकते। 1 साल बाद उन्हें उसका पता चलता है और जब बाकी सभी लोग अमीर बन जाते हैं। फाइनेंशियल बुद्धि का मतलब है ज़्यादा विकल्प होना। अगर अवसर आपके सामने नहीं आ रहे तो आप अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं। अगर कोई अवसर आपकी गोद में आ रहा है तो आपके पास पैसा नहीं है और बैंक वाले आपको उधार नहीं दे रहे, तो आप उस अवसर में कैसे लाभ उठा सकते हैं। अगर आपका अनुमान गलत है और अगर आप जिसकी उम्मीद करते हैं वह नहीं होता, तो आप किस तरह एक नींबू को लाखों में बदल सकते हैं। यह फाइनेंशियल बुद्धि है। क्या होता है इससे हमारा ज़्यादा सरोकार नहीं है, बल्कि आप एक नींबू को लाखों में बदलने के लिए कितने अलग अलग तरह के आर्थिक समाधान खोज सकते हैं। इसका मतलब है कि आप अपनी पैसे की समस्या को सुलझाने में कितने रचनात्मक हैं। ज़्यादातर लोग केवल एक समाधान जानते हैं, कड़ी मेहनत करो, बचत करो और उधार लो। तो आपको अपनी फाइनेंशियल बुद्धि क्यों बढ़ानी चाहिए? क्योंकि आप उस तरह के इंसान होना चाहते हैं जो अपनी किस्मत खुद बनाते हैं। आप जो होता है होने देते हैं और उसे बेहतर में बदलने की क्षमता रखते हैं। बहुत कम लोग यह समझ पाते हैं कि किस्मत भी हम ही बनाते हैं, जिस तरह की पैसा बनाया जाता है। अगर आप ज़्यादा किस्मत वाले होना चाहते हैं और ज़्यादा पैसा बनाना चाहते हैं तो कड़ी मेहनत करने से के अलावा आपकी फाइनेंशियल बुद्धि महत्वपूर्ण है। अगर आप उस तरह के आदमी हैं जो सही चीज़ होने का इंतज़ार करता है, तो शायद आपको बहुत लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़ेगा। यह तो उसी तरह की बात हो गई कि आप गैरेज में गाड़ी निकालने वाले पहले सुनिश्चित करना चाहिए ताकि अगला 5 मील तक अभी सभी स्ट्रीट लाइटें हरी हों। जब हम छोटे थे तो अमीर डैडी माइक और मुझे लगातार यह बताते थे, पैसा असली अमीर नहीं है। क्यों आखिर जब हम छोटे थे तो अमीर डैडी माइक और मुझे लगातार यह बताते थे, पैसा असली नहीं है, अमीर के वेरिए हमें बार बार यह याद दिलाया करते थे कि जब हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस से सिक्के डाले थे तो हम पैसे के रहस्य के सबसे करीब आ गए थे, क्योंकि हम पैसा बना रहे थे। गरीब और मध्य वर्ग पैसे के लिए काम करते हैं, उनका कहना था। अमीर लोग पैसा बनाते हैं। आप धन को जितना असली समझेंगे, आप उसके लिए उतनी ही ज़्यादा मेहनत से काम करेंगे। अगर आप इस विचार को मन में उतार लें, पैसा असली चीज़ नहीं है, तो आप ज़्यादा तेज़ी से अमीर बन सकते हैं।